नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे बेटा देवांशु, क्या कर रहा है? चल जल्दी से आजा, नाश्ता तैयार है, जाकर नाश्ता कर ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। देवांशु अपने बिस्तर पर उछल कूद कर रहा था। तभी वह पलंग टूट जाती है। पलंग टूटने का आवाज उसकी माँ को सुनाई देता है। वह आवाज सुनकर उसकी माँ घर के अंदर आती है। अरे बेटा, पलंग कैसे टूट गई? माँ, मैं खेल रहा था और खेलते खेलते जैसे ही मैं पलंग पर चढ़ने गया, पलंग अपने आप टूट गया। झूठ मत बोलो, सिर्फ तेरे चढ़ने से पलंग टूट जाएगा क्या? मैं सच कह रहा हूँ माँ, तेरी कसम। मेरी झूठी कसम मत खा। क्या तू मुझे जिंदा देखना नहीं चाहता है? मैं तेरी झूठी कसम नहीं खा रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे वह पलंग इतना मजबूत था कि कूदने से भी नहीं टूटता। आजकल तेरी शरारत बहुत बढ़ गई है। आने दे तेरे पापा को, मेरे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। तभी देवांशु के पिताजी रमेश आता है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना गुस्सा किस पर उतार रही हो? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? पहाड़ नहीं टूटा है जी, पलंग टूटा है। पूछिए अपने बेटे से, उसी ने तोड़ा है। आजकल बहुत शरारती हो गया है। नहीं पापा, मैंने पलंग जानबूझकर नहीं तोड़ी। मैं सिर्फ पलंग पर उछल रहा था, तभी ये पलंग टूट गई। देखिए जी, फिर से ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कहा कि मैं पलंग पर चढ़ रहा था, तभी पलंग टूट गया, और आपको कुछ और बता रहा है। नहीं पापा, यही सच है। मैं पलंग पर चढ़कर सिर्फ एक बार उछल कूद किया था। देखो बेटा, ऊंची कीमत चुकाने के बाद पलंग मिला है और उसे तोड़ दोगे तो मम्मी तो डांटेगी ही। पर मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा पिताजी। मैंने तो आपको बता दिया कि पलंग कैसे टूटा। अरे वाह, इसका मतलब है कि मेरा बेटा इतना बलशाली हो गया है कि उसके उछलने मात्र से पलंग टूट जाता है। ठीक है मेरे बलवान बेटे, चलो अब खाना खा लेते हैं। अरे भाग्यवान, चलो मेरे बेटे के लिए खाना लगाओ। हाँ हाँ, और सर पर चढ़ाइए। फिर बाद में मुझे दोस्त मत दीजिए कि अपने बेटे को बिगाड़ रही है। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, देवांशु झूठ नहीं बोल रहा है। वह तो मैं जानती हूँ जी कि देवांशु हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो फिर पलंग कैसे टूटा? अरे भाग्यवान, तुम इतनी नासमझ कब से हो गई? क्या मतलब है आपका? अब मेरा मतलब है पलंग का कोई हिस्सा कमजोर हो गया होगा। शायद वही होगा। अच्छा ठीक है, चलिए खाना खा लीजिए। तब देवांशु और उसके पिताजी खाना खाते हैं। एक दिन देवांशु बाहर खेलने के लिए जा रहा था। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। उस आम के पेड़ में पके हुए आम लगे हुए थे। अरे ये आम तो बहुत रसीले लग रहे हैं। वैसे तो मैं घर से खाना खाकर आया हूँ, पर यहाँ पर एक आम खा लेता हूँ। पेड़ के निचले हिस्से में एक आम था। देवांशु आम को तोड़ने की कोशिश करता है, पर आम थोड़ा उससे ऊपर था तो वह आम को तोड़ ही नहीं पाता है। अरे इतने रसीले आम हैं और मैं आम को तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी भी हालत पर आम को तोड़ना ही होगा। देवांशु बहुत कोशिश करता है, पर वह आम को तोड़ ही नहीं पाता है। अंत में वह गुस्सा होकर आम के पेड़ पर एक लात दे मारता है। देवांशु के पेड़ पर लात मारते ही आम के पेड़ से सारा आम गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? सारा आम जमीन पर कैसे गिर गया? मैं तो एक आम को अच्छे से तोड़ नहीं पा रहा था। पेड़ पर कोई भूत प्रेत है क्या? अरे अगर पेड़ का मालिक देखेगा तो मुझे ही दोष देगा। यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतने में ही पेड़ का मालिक वहाँ पर आ जाता है। हाँ हाँ, तुम्हें तो जाना चाहिए, मगर इतना सारा आम तोड़ने के बाद तुम्हें जाने थोड़ी देंगे। बोलो, तुमने मेरा इतना नुकसान क्यों किया? सारा पेड़ साफ कर दिया। इतना बड़ा पेड़ में एक भी आम नहीं बचा है। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? देखिए, मेरे साथ और कोई नहीं है और मैंने आम नहीं तोड़े। ये तो अपने आप गिर गया।
हाँ हाँ, ये तो तुम कहोगे ही, क्योंकि चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आम नहीं तोड़ा। 5 मिनट पहले मैं यहाँ आया था, तब तो सब कुछ ठीक था। आम जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ पर था, और 5 मिनट में ही तुमने सारा आम तोड़ डाला। कैसे तोड़ा इतना सारा आम? देखिए, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ आया तब सारा आम पेड़ पर था, और जब मैं जाने वाला था तो देखा कि सारा आम जमीन पर गिरा है। देखो, बहुत हो गई, अब मैं तुम्हारा कोई भी बहाना सुनने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोई आम नहीं तोड़ा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चलो तुम्हारे घर। तब माली के साथ देवांशु अपने घर जाता है। अरे भाई रमेश, देखो तुम्हारे बेटे की करतूत। मेरे आम के पेड़ का सारा आम तोड़कर भाग रहा था। वो तो मैं सही समय पर आ गया और इसे पकड़ लिया। देवांशु के पिताजी बाहर निकलकर कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे ने आपके पेड़ का आम तोड़ा है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और इससे पूछो कि ये मेरे आम के पेड़ के पास गया था कि नहीं। बेटा देवांशु, क्या ये सच है कि तुम इसके आम के पेड़ के पास गए थे? मैं वहाँ गया था जरूर, पर मैंने आम नहीं तोड़ा पिताजी। सुनो भाई सुनो, चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। देखिए, ऐसे आप मेरे बेटे को चोर नहीं बोल सकते। क्यों ना बोलूं, मेरे एक पेड़ का सारा आम तोड़ दिया है, मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, और बोल रहा है कि मैंने आम नहीं तोड़ा। मुझे इसका भरपाई चाहिए, नहीं तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। देखिए, आप बहुत अधिक बोल रहे हैं। बोलूंगा ही, नुकसान मेरा हुआ है, किसी भी हाल में मुझे भरपाई चाहिए। इसका मतलब आपके मुंह में जो आएगा आप वही बोलेंगे? अरे भाई, चोर को चोर नहीं तो क्या साधु बोलूं? तो फिर ठीक है, आप पंचायत बुलाइए। वहीं पर जो फैसला होगा हम मान लेंगे। आप यहाँ पर ज्यादा बहस मत कीजिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पंचायत बुलाने। मैं भी देखता हूँ कि पंचायत क्या फैसला करता है। इतना कहकर माली वहाँ से चला जाता है। तभी गांव के चौराहे में कुछ लोग जमा होते हैं और सरपंच भी वहाँ पर आता है। सरपंच कहते हैं, फैसला करना पंचायत का काम है, मगर दोनों पक्षों को सुनने के बाद। हाँ तो माली जी, कहिए क्या बात है? सरपंच जी, मेरा कहना है, मैं सुबह से ही आम के पेड़ के पास घूम रहा था। अचानक आके देखा कि देवांशु सारा आम तोड़कर भागने वाला था। तभी मैं वहां पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। अच्छा, आप देवांशु को पकड़ने से पहले कितने समय के बाद वहाँ पर आए थे? सरपंच जी, लगभग 5 मिनट पहले एक बार वहां आया था, तब वहां सब कुछ ठीक था। अच्छा, देवांशु के साथ में और कोई लड़का था या फिर उसके पास कोई औजार रस्सी वगैरह था? नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब देवांशु की बारी। देवांशु, अब तुम कहो। सरपंच जी, मैं जब पेड़ के पास गया था तब वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब वापस आना चाहा तो देखा कि पेड़ का सारा आम जमीन पर गिरा हुआ है। तुम वहाँ कितना देर तक थे? जी, मैं लगभग 2 मिनट तक था। तुम आम के पेड़ के पास किस उद्देश्य से गए थे? सरपंच जी, वास्तव में आम तोड़ने के लिए ही गया था, लेकिन मैं सिर्फ एक आम तोड़ना चाहता था, पर मैं वो भी नहीं तोड़ पाया। नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। नहीं सरपंच जी, ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे पेड़ का सारा आम तोड़ा है। आप चुप रहिए, आप अपना पक्ष रख चुके हैं। अब सिर्फ पंचायत का फैसला आना बाकी है, और अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक 14 साल का लड़का खाली हाथ 5 मिनट में एक पेड़ का सारा आम नहीं तोड़ सकता है। देवांशु एक आम तोड़ने के लिए पेड़ के पास गया था और वो भी नहीं तोड़ पाया, इसलिए उस पर लगी आरोप को पंचायत झूठा साबित करती है। दूसरी ओर आम के पेड़ के मालिक का जो नुकसान हुआ है, जिसे हम एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कह सकते हैं, और इसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी दुर्घटना किसी भी किसान के साथ ना हो। यही पंचायत का फैसला है। इतना कहने के बाद सरपंच वहां से चला जाता है।
तभी वहाँ पे एक गांव वाला कहता है, अरे भाई सुनो, मुझे तो लगता है कि लड़के के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, वरना इतना छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। क्या कहते हो भाई? भूत प्रेत का साया हो ना हो, पर कुछ तो गड़बड़ मुझे भी लगता है। मेरी बात मानो, गांव के बाहर जो गुफा है वहां पर एक जादू टोना करने वाले बाबा रहते हैं। तुम इसे वहां लेकर जाओ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुम ठीक कहते हो भाई, मैं कल इसे वहीं पर ले जाऊंगा, फिर पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। हाँ भाई, यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन देवांशु के पिताजी और माँ आपस में बातें करते हैं। ठीक है, जाइए जी। पता नहीं जादू टोना करने वाले बाबा क्या करेंगे। यदि आप कहें तो मैं भी साथ में चलूं। तुम घबराती क्यों हो भाग्यवान? मैं सब कुछ देख लूंगा। और अगर तुम भी साथ में जाओगी तो घर में खाना कौन बनाएगा? फिर भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए तुम बेटे की चिंता छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? माँ हूं ना। और मैं भी तो बाप हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो? अच्छा ठीक है जी, आप अकेले ही जाइए। बेटा देवांशु तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी से बाहर निकलो, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी देवांशु वहाँ पर आता है। मम्मी, मेरा सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, फिर किसी दिन चलते हैं ना। उसी के लिए ही तो जा रहे हैं बेटा। वहाँ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। चलिए पिताजी। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गुफा के द्वार तक पहुँचते हैं, अचानक देवांशु का सर दर्द बढ़ जाता है। देवांशु अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, मेरे सर में बहुत अधिक दर्द हो रहा है। संभल कर बेटा, बस हम लोग पहुँच गए हैं, अब अंदर पहुँचने ही वाले हैं। तभी वो लोग गुफा के अंदर पहुँचते हैं। फिर देवांशु के चलने से वह गुफा हिलने लगता है। अरे भागो, मौत से डर नहीं लगता। अंदर क्यों जा रहे हो? जल्दी बाहर की तरफ भागो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा भूकंप आया है? पर बाबा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा इसे देख लेते तो अच्छा होता। अगर जिंदा बचे तो फिर किसी दिन बच्चे को लेकर चले आना। अभी जान बचाकर भागो, और मरना है तो यहीं पर रहो। इतना कहकर वह बाबा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी देवांशु अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, बाबा के भागने के बाद मेरा सर दर्द एकदम से ठीक हो गया। अच्छा बेटा, फिर तो हमारा नसीब बहुत अच्छा है। देखो, भूकंप भी रुक गया है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ पिताजी, चलिए। फिर दोनों अपने घर के लिए चल देते हैं। घर में देवांशु की माँ कहती है, कैसे हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। जादू टोना बाबा ने क्या किया तुम्हारे साथ? वो ढोंगी इसे कुछ नहीं किया, बल्कि खुद दुम दबाकर भाग गया। क्या कहते हो जी? अरे भाग्यवान, जैसे ही हम दोनों गुफा के द्वार से अंदर दाखिल हुए, फिर उसी समय भूकंप आ गया और पूरा गुफा हिलने लगा। तभी ढोंगी बाबा अंदर से ऐसे भागा जैसे सांप के मुंह से किसी तरह छूटने के बाद मेढक भागता है। वो ढोंगी किसी भी हाल में सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। और आप दोनों? अरे वो तो ढोंगी के भागने के बाद अपने आप भूकंप भी बंद हो गया। अच्छा बेटा, तेरा सर भारी भारी लग रहा था, अभी कैसा है? साधु बाबा के भागते ही मेरा सर दर्द भी भाग गया। अच्छा ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना परोसती हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। तभी बाहर से एक साधु बाबा की आवाज आती है। ओम नमः शिवाय। आइए साधु बाबा, बैठिए। माता, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। इधर से गुजर रहा था, फिर सोचा तुम्हारे मन में जो शंका है उसे दूर करके जाना ही उचित होगा। हाँ वो तो है। पर कैसी शंका? तुम मेरा परीक्षा लेना चाहते हो क्या? पर परीक्षा तो उसने दे दिया जो धन के लालच में गांव वालों को ठग रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। उस ढोंगी को देखकर मैं असली और नकली को पहचानने की शक्ति खो चुका था। ठीक है। और देवांशु के लिए तुम्हारे मन में जो चिंता है
उसे निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि ये देवों के अंश हैं। ये आगे चलकर जीव कल्याण का काम करेगा और तुम्हें भी गर्व होगा कि तुम इसके माता पिता हो। दुनिया में इसका एक और नाम होगा जिसे लोग सिर्फ भलाई और अच्छाई के लिए ही जानेंगे। हर हर महादेव, बम बम भोले। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भाग 2 देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए।